मोहन अपनी पत्नी ममता, 5 साल के बेटे गोलू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह ममता नाश्ता बना रही थी और मोहन घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। ये साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से ममता ने अपने बेटे गोलू से कहा, गोलू जाओ पापा को जाकर बोल दो नाश्ता तैयार हो चुका है। गोलू बाहर भाग कर गया और अपने पापा से बोला, पापा नाश्ता तैयार हो चुका है, मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए, मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर मोहन अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मोहन अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है मोहन, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे पब्लिक आने लगी और मोहन भी अपने काम में लग गया, क्योंकि मोहन खाना बनाने का काम करता था। तो इस तरह मोहन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब मोहन अपने ढाबे से वापस घर लौटा तो देखा ममता और उसकी सास गोलू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे ममता, क्या हुआ गोलू को? अरे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, गोलू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मोहन ने अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पर अपना गमछा लपेट दिया और उसके ऊपर ही गोलू को बिठा दिया। इस तरह वो गोलू को लेकर डॉक्टर साहब की क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से गोलू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे मटर पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन गोलू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। थोड़ी देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में गोलू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर एक रात मोहन घर तो लौटा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपने मालिक के साथ। मोहन के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। ममता, उसकी सास और गोलू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब क्या हुआ मेरे पति को, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मोहन बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक मोहन भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहाँ से चला गया। इधर मोहन को ममता ने बिस्तर पर लिटाया और उसकी माँ रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू माँ, गोलू, पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन ममता और गोलू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुला कर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक मोहन कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो, लगातार 2 महीने तक तो ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैंने पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूँ और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर में मोहन के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज, सासू माँ, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज न रुके। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। ममता ने अपने गहने बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज, मोहन जी, सासू माँ, अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा, इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे ममता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी। और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन ममता उसी ढाबे पर चली गई जहाँ पर मोहन काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो ममता, ये कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। ममता उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक ना सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी,
आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी मोहन की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं, बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर लाद लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का ऑर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब ममता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो, हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन ममता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में फेमस होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची तब उसने पूरे गांव के सामने ममता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूँ, पर मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझ में और ममता में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाया। वेल डन ममता बहन, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ममता पूरे शहर में फेमस हो गई। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। संध्या की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। संध्या का पति दिनेश जिस गैराज में नौकरी करता था उसके मालिक ने अचानक गैराज बेच दिया और दिनेश की नौकरी चली गई। पिछले 2 महीने से रोजाना दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाता हूँ, पर सब जगह पहले से ही नौकर काम कर रहे हैं। अब एक गैराज में बात करके आया हूँ और उसका मालिक सिर्फ 50 रुपए रोजाना के देने को बोल रहा है। क्या करूं? मजबूरी में अभी वहीं हाँ कह दिया है। रवि और तान्या की स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते छोटे हो गए हैं। कई बार इनकी टीचर फोन पर कह चुकी है। क्या करूं? 50 रुपए रोजाना मिलेंगे तो भी उससे घर का खर्चा चला लें या बच्चों को पढ़ा लें। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो खाना खा लो। लगता है मेरा फोन बज रहा है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बिटिया। और सुन, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। उनका हमारे सिवा और कौन है। तेरे नाना जी के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एक दिन के लिए चलेगी मेरे साथ जयपुर नानी जी से मिलने? हाँ माँ, मन तो मेरा भी बहुत है नानी जी से मिलने का। बच्चे भी मिल लेंगे। नानी जी से मिले कई साल हो गए। रवि जब हुआ था तब उन्होंने आना था, पर किसी कारण वो आ नहीं पाई थी। माँ, मुझे याद है मेरा और भैया का तो सारा बचपन नानी जी के घर ही बीता था। आपको याद है माँ, जब एक बार मैं नानी जी के घर गई हुई थी? नानी, आप ये डंडे से क्या कर रहे हो? संध्या बिटिया, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ रही हूँ। फिर इन कच्चे आम से अचार, चटनी और शरबत बनाऊंगी। तो ये बात है, रुको मैं अभी झट से पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ देती हूँ। अरे वाह संध्या बेटी, तूने तो ढेर सारे कच्चे आम तोड़ दिए। चल, अब तुझे उपहार में कच्चा आम काट कर नमक लगा कर देती हूँ, है ना स्वादिष्ट? माँ, आज भी उन कच्चे आम का स्वाद मैं भूल नहीं पाई हूँ। नानी के बाग के कच्चे आम आज भी बहुत याद आते हैं। ठीक है, फिर हम कल ही चलते हैं। अगले दिन संध्या अपनी माँ और बच्चों के साथ अपनी नानी के घर जाती है। संध्या, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या रखा है। कच्चे आम की चटनी और ये तो नमक लगे कच्चे आम। अरे वाह नानी। बच्चों, ये देखो, मैं ये बचपन में खूब खाती थी। रवि और तान्या को भी कच्चा आम बहुत पसंद आता है। नानी जी, क्या ये कच्चे आम हम अपने घर ले जाएं? हाँ बच्चों, जरूर। माँ, ऐसा कच्चा आम हमने पहले कभी नहीं खाया। नानी, आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी आई है। अरे संध्या बिटिया, तू रोने क्यों लगी? सब ठीक तो है ना? दामाद जी की नौकरी कैसी चल रही है? संध्या रोते हुए अपनी परेशानी अपनी नानी को बताती है। संध्या, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तू अपना खुद का व्यापार कर सकती है और अच्छे पैसे कमा सकती है। ये ले, ये मेरे पास कच्चे आम के पेड़ के कुछ बीज हैं। इन्हें तू अपने घर के आंगन में बो देना। फिर कुछ ही दिनों में इन बीजों से कच्चे आम के बड़े बड़े पेड़ उगाएंगे। फिर तू उन कच्चे आमों को बेचकर आराम से पैसे कमा सकती है। सच नानी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी नानी। संध्या बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये बीज आज से कई वर्ष पहले मुझे एक साधु बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे और इन्हीं बीजों के चमत्कार से मेरे बाग में कच्चे आम के पेड़ फल फूल रहे हैं। आज तुम्हें इन बीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये अद्भुत चमत्कारी बीज तुम्हें दे रही हूँ। अपनी नानी से कच्चे आम के पेड़ के बीज लेकर संध्या घर लौट आती है और वो उन बीजों को अपने घर के आंगन में बो देती है। कुछ समय बाद उन चमत्कारी बीजों में से आम के बड़े बड़े पेड़ उगाते हैं और पेड़ कच्चे आम के फल से भर जाते हैं। माँ, हमारे पेड़ पर तो बहुत सारे आम उगाए हैं। माँ, आप भी हमारे लिए नानी की तरह कच्चे आम को नमक लगाकर खिलाओ ना, और आप इनका अचार, मुरब्बा, शरबत सब बनाना। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। हमें सबसे पहले ये आम तोड़कर इस पेटी में भरने हैं। अब मुझे सबसे पहले एक ठेला किराए पर लेना होगा ताकि मैं रोजाना कच्चे आम बेच सकूं। संध्या कच्चे आम का ठेला लगाने लगी। लोगों को संध्या के ठेले के कच्चे आम बहुत पसंद आ रहे थे। संध्या, तुम्हारे कच्चे आम का मैंने अचार डाला और एक हफ्ते में ही निपट गया। बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम है। सही कह रही हो बहन जी, मैं भी कच्चे आम ही खरीदने आई हूँ। मैंने भी संध्या से खरीदे कच्चे आम की चटनी और मुरब्बा बनाया तो 2 दिन में ही बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। संध्या, मुझे 2 किलो कच्चे आम और दे देना। जी मैं अभी तोल देती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम ये काम करके मैं दिनेश की सहायता तो कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो नानी जी को है जिन्होंने मेरी परेशानी को हल कर दिया। अब सबसे पहले इन पैसों से नानी जी और माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल खरीद कर ले जाऊंगी। नानी जी और माँ खुश हो जाएंगी। संध्या की नानी जी के दिए कच्चे आम के बीजों से उगे पेड़ हमेशा फल देने वाले थे। उन पर हमेशा कच्चे आम उगते रहते थे। धीरे धीरे संध्या का कच्चे आम का व्यापार बहुत बढ़ गया। संध्या ने कच्चे आमों से बना अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने का कारखाना खोल लिया, जहां पर उसने जरूरतमंद गरीबों को काम दिया। अपनी मेहनत से संध्या ने सफलता हासिल की और अपने पति और बच्चों के सपनों को पूरा किया।